नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कमाल है, राजा को कैसा होना चाहिए, घर के मुखिया को कैसा होना चाहिए। घर के मुखिया को ऐसा होना चाहिए जो सबका दुख दर्द बांट सके, समाज को, अपने परिवार को एक कर सके। राजा तो ऐसे ही होना चाहिए। मगर हमारे राजा प्रधानमंत्री जी मुंबई में आए, मैं मुंबई में था, रैली करी, बड़ी बड़ी बातें करी। हमने 370 हटा दी, कांग्रेस लाना चाहती थी, वहां लव जिहाद है, वहां घुसपैठिया जिहाद है, सारी बातें करी। लेकिन मणिपुर का मां भी नहीं निकला। मणिपुर में फिर कुछ जिलों में हिंसा भड़की और एक विशेष कानून लागू कर दिया गया। मणिपुर 1.5-2 साल से जल रहा है। अभय द्विवेदी जी से जब मैंने सवाल पूछा तो अभय द्विवेदी जी ने कहा कि मणिपुर और जलेगा क्योंकि मणिपुर संघ की प्रयोगशाला बन गया है, आरएसएस की प्रयोगशाला बन गया। आरएसएस ने मोदी ने कह दिया कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम वहां पे हिंदू कार्ड खेलना चाहते हैं। पता नहीं क्या सच्चाई होगी। महाराष्ट्र के चुनाव में ईडी ने छापा मारा, जैसा हर बार करती है, ये नियम है। ईडी की रवायत में शामिल है, जहां चुनाव होंगे वहां छापा मारेंगे। कई करोड़ रुपए मिले हैं, ऐसा ईडी का दावा है। और तुरंत बीजेपी ने कहा ये वोट जिहाद है। जिहाद शब्द ना हो तो शायद बीजेपी चुनाव ना लड़ पाए। मुसलमान ना हो, जिहाद ना हो, पाकिस्तान ना हो, तो पता नहीं बीजेपी चुनाव कैसे लड़ेगी। और एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक राजा था, उसके दरबार में एक चोर आया। चोर से कहा राजा ने कि तुमने चोरी करी है, 2 दंड है, या तो 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो। अब चोर ने कहा कि प्याज खाना आसान है। 5 प्याज जैसे ही खाए, बोला "उफ, महाराज जी जूते मार लीजिए, हंटर मार लीजिए, लेकिन प्याज नहीं खा पाऊंगा, कोड़े मार लीजिए"। 5 कोड़े मारे, दर से बिलबिला के बोले रुकिए रुकिए, मैं प्याज खा लूंगा। इस क्रम में वो 100 प्याज भी खा गया और 100 कोड़े भी खा गया। कुछ ऐसी कहानी छात्रों और नौजवानों से भिड़ने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की हुई। सोचा कि ये नौजवान है, ये क्या कर लेंगे। परीक्षा 3 दिन में कराते हैं, आराम से कराते हैं। जो खेल करना होगा वो खेल कर लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में माननीय हमारी गवर्नर साहिबा के कुछ चहेते वाइस चांसलर पोस्ट हुए, बाकायदा जो प्रोफेसर पोस्ट हुए। और कहा गया कि विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर पोस्ट हुए उनकी आप जाति देख लेंगे तो खास उच्च वर्ग की जाति के बहुत बड़ी संख्या में वाइस चांसलर हैं, बहुत बड़ी संख्या में प्रोफेसर हैं। कुछ वाइस चांसलर तो ऐसे हैं जिनकी कहानियां अमित शाह के दरबार तक पहुंची। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहब की भी कुछ कहानियां इस समय समाज में गूंज रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर की भी कुछ अनसुई कहानियां आपके सामने जल्दी पेश करें। तो बात यही कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे ईडी के छापे पड़े, पैसे आए, तुरंत उन्होंने किरीट सोमैया ने कह दिया कि ये तो मुंबई में, महाराष्ट्र में ये वोट जिहाद है। मैंने अभय द्विवेदी जी से यह भी पूछा कि जब यहाँ पे कहा गया कि अजीत पवार के लिए 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के हैं आरोपी हैं, तो वो कैसे डिप्टी सीएम बन गए। तमाम सवाल किए गए हैं। बहुत अच्छी बातचीत है, पूरी सुनिएगा। उससे पहले 4 PM म्यूजिक की बात कर लूं। एक बहुत खास प्रस्तुति है जिसका थंबनेल आप देख रहे हैं। एक शानदार प्रस्तुति है, बहुत जल्दी 4 PM म्यूजिक पे आपको दिखाई देगी। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका, अभय द्विवेदी। जिहाद शब्द भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लुभाता है। कहीं वो वोटर जिहाद कह देते हैं, कहीं वो घुसपैठिया जिहाद कह देते हैं। झारखंड में उन्होंने प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा, बात बेटियों तक ले गए कि अगर ये घुसपैठिए आएंगे तो आपकी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। आदिवासी समाज ने हालांकि बहुत रिएक्ट किया कि क्या हम बुजदिल हैं, हमारी बेटियों पर ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी हैं कांग्रेस के सांसद, उन्होंने तो बाकायदा नक्शा दिखा दिया कि ये झारखंड का नक्शा कौन से, क्या विदेश से कहीं जुड़ता है। अगर घुसपैठिए आ रहे होंगे तो कौन कौन से राज्यों से चलकर झारखंड में प्रवेश करेंगे, और इनमें से कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो घुसपैठिए आ रहे हैं, बॉर्डर पार कर रहे हैं, तो हमारी सरकार क्या सो रही है। इस बीच में वहां पे घुसपैठिया जिहाद के साथ साथ मुंबई में आज मालेगांव में ईडी ने रेड करी। और ईडी की रेड पे आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया कि इसमें 200 करोड़ रुपए बैंक में ट्रांजेक्शन हुआ जो हवाला का पैसा था। और उन्होंने कहा कि ये वोटर जिहाद है। मालेगांव वहां वो विधानसभा है जहां बीजेपी की दुर्गति हो जाती है। 1000-2000 वोट मिलते हैं केवल, क्योंकि 80% मुस्लिम बहुल इलाका है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वोटर जिहाद, वो भी ईडी तभी एक्टिव होती है जब चुनाव में 2-4 दिन बचते हैं। मैं 200 करोड़ की कार्रवाई को कुछ बुरा नहीं मान रहा, पकड़े जाने चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल उठा रहे हैं लोग कि अजीत पवार के लिए तो प्रधानमंत्री ने और बाकी लोगों ने ऐसे आरोप लगाए थे। भ्रष्टाचार की जो बड़ी बड़ी
बातें की गई थी, वो अजीत पवार तो डिप्टी सीएम बन गए। शारदा स्कैम की कलकत्ता में बात की गई थी। शारदा स्कैम का मुख्य जो आरोपी था वो आज बीजेपी का नेता है। तो आपकी तरफ आ जाए तो सारे स्कैम खत्म हो जाते हैं। लेकिन बाकी जगह पे कोई कार्रवाई हो रही है तो उसको वोटर जिहाद से जोड़ा जा रहा है। मुंबई का तापमान, मुंबई का वोटर, मैं मुंबई में ही हूँ, मुंबई के वोटर को फिर से धर्म के आड़ में घसीटने की तैयारी चल रही है। तो मैं दोनों चीजों पे आपसे ये आज आप दृष्टिकोण जानना चाहूंगा। जो झारखंड में खेल हो रहा था जिहाद का, और जो महाराष्ट्र में खेल हो रहा है जिहाद का, क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, आज दोपहर के वक्त मैंने अचानक टीवी खोला तो मेरे सामने अमित शाह की एक रैली का भाषण आ रहा था। इसमें अमित शाह मंच से बहुत ऊंची आवाज में अपना भाषण दे रहे थे। तो अमित शाह ने वहां के अपने श्रोताओं से पूछा कि क्या आज झारखंड के पहले चरण में जो वोट पड़े हैं उसके नतीजे को आप जानना चाहते हैं? तो लोगों ने कुछ आवाज दी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जरा जोर से बोलिए, क्या उस नतीजे को जानना चाहते हैं? तो लोगों ने कहा हाँ, जानना चाहते हैं। तो उन्होंने उसके नतीजे की पूर्व घोषणा कर दी। उनका कहना था कि झारखंड के पहले दौर के वोट में झारखंड जेएमएम शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, जेएमएम का सुपड़ा साफ हो गया है। पहले दौर में ही भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार बन गई है, ये उन्होंने पूरा दावा किया अपने उसमें। अच्छा, सवाल यह है कि इस दावे का आधार क्या है? ये वो इलाका है जो आधे से ज्यादा 45 सीटों पे वोट पड़े हैं। 88 की विधानसभा में 45 सीटों के ऊपर वोट पड़े हैं। ये झारखंड का एक ऐसा इलाका है जो कि आदिवासी बहुल है, बेहद आदिवासी बहुल इलाका है। जितनी भी आदिवासी पट्टियां हैं, जैसे कोलन बेल्ट है, सिंहभूम के 2 जिले हैं, या संथाल परगना है, सारे इलाके इसी क्षेत्र में है। ज्यादातर आदिवासी यहीं पे केंद्रित हैं। दूसरी जगहों पर भी है, लेकिन ये बहुत प्रमुख रूप से आदिवासी इलाका। तो अमित शाह का आधार क्या है? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में बुरी तरीके से हारी थी। 2019 के चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इसमें किया था। कोलन बेल्ट में तो जो आज इंडिया गठबंधन है, तब तो इंडिया गठबंधन नहीं था 2019 में। कांग्रेस ने और झारखंड मुक्ति मोर्चे ने मिलकर 14 में से कोलन बेल्ट की 13 सीटें जीती थी। एक सीट निर्दलीय ने जीती थी। तो मैं कहता हूं कि आखिरकार फिर मैं एक बार सवाल पूछता हूं कि आखिरकार इनका आधार क्या है? इनका आधार ये है, उन्होंने इस पूरे इलाके में प्रचार ये किया है कि यहाँ पर घुसपैठिए आते हैं। घुसपैठिए का मतलब है बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए। घुसपैठिए आते हैं, वो आदिवासियों की लड़कियों से शादी करते हैं, आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं ताकि उस इलाके की जमीन को हड़प सकें। ये इनका प्रचार है। ये प्रचार सबसे ज्यादा सघन रूप से संथाल परगना में किया गया है। संथाल परगना में मुसलमान और संथाल आदिवासियों के बीच में बहुत लंबे अरसे से बहुत एकता है। दोनों बहुत खुश होकर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक सहअस्तित्व का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। ये लोग वोट देते हैं, जो कांग्रेस का अगर उम्मीदवार है तो उसको वोट देंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चे का उम्मीदवार है तो उसको वोट देंगे, राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है तो उसको वोट देंगे। ये स्थिति है यहाँ पे। अब बहुत जम के भाजपा ने इस बात का प्रचार किया है। प्रधानमंत्री के भाषण भी सुन लीजिए आप, अमित शाह के भाषण सुन लीजिए, या भाजपा के किसी भी नेता के भाषण सुन लीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि इन 45 सीटों का जो भी चुनाव परिणाम हो, मैं तो अमित शाह की तरफ घोषणा करने वाला नहीं हूं कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, कि जेएमएम का सुपड़ा साफ हो गया। मैं तो समीक्षात्मक दृष्टि से ये कहूंगा कि इस चुनाव का जो भी नतीजा होगा, वो नतीजा हमें बताएगा क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार आदिवासियों और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकता है। मुसलमानों के बीच में यह प्रचार करना कि आपकी विरासत हिंदू विरासत है, आप कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, आप रामनवमी का त्योहार मनाते हैं, आप हनुमान जयंती का त्योहार मनाते हैं, ये बिल्कुल एक अलग बात है। ये तो बहुत मुद्दतों से ही तमाम समाजशास्त्रियों ने जो आदिवासियों के बीच में काम करते रहे हैं, इस तरह की बातें कही हैं। मैंने खुद उनको पढ़ा है कि आदिवासी किस तरीके से आदिवासियों की जो पूजा पद्धतियां हैं और आदिवासियों के जो पर्व हैं वो अपने पर्व भी बनाते हैं, और साथ साथ में हिंदू समाज के साथ भी एक परस्पर व्यापी, एक ओवरलैपिंग अस्तित्व उनका है। वो हिंदू संस्कृति के अंदर भी भागीदारी करते हैं। लेकिन उसी वक्त तक, जब तक उनके कान में चीख चीख के ये ना कहा जाए कि तुम हिंदू हो, जो लोग हिंदू समाज के साथ में जुड़े हुए हैं, मैत्री भाव रखते हैं, हिंदू समाज की परंपराओं को अपनाने में उन्हें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस तरीके से हिंदू नहीं है जिस तरह हम और आप, संजय शर्मा और अभय कुमार दुबे हिंदू हैं।
अगर उनके कानों में आप जोर जोर से चिल्लाकर लाउड स्पीकर से कहेंगे कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, इसको स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, आप सनातनी हैं, आप सनातनी हैं, तो उनके अंदर एक प्रतिक्रिया पैदा होगी उसके खिलाफ, और वही सोचने लगेंगे कि हम हिंदुओं के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी आदिवासी पहचान को हमसे छीनने की कोशिश क्यों की जा रही है। और ये मानकर कि आदिवासी अपनी जमीन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, ये मुसलमान विरोधी प्रचार उनके बीच में इस चुनाव के दौरान जम के किया गया है। अब जो नतीजा आएगा इस चुनाव का वो तय करेगा कि क्या आदिवासियों को मुसलमानों के खिलाफ उनके भीतर सांप्रदायिक घृणा भड़काई जा सकती है या नहीं भड़काई जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने इससे पहले 4 PM के मंच पे आपके साथ कार्यक्रम करते हुए कहा है कि इस पूरे इलाके का एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है सरना धर्म वाला। आदिवासियों की मांग है, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा में प्रस्ताव पास करवा चुका है कि सरना धर्म को अलग धर्म की मान्यता मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके खिलाफ है, भाजपा भी इसके खिलाफ है, लेकिन भाजपा ने जब देखा कि इसके खिलाफ रहने से आदिवासियों में उसका पत्ता कटता जा रहा है, इसलिए बाद में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मना करने के बावजूद राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसके पक्ष में होती चली गई। लेकिन अभी भी आदिवासियों में उसकी छवि यही है कि ये सरना धर्म के खिलाफ है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो अब अमित शाह ने पूरे झारखंड के इस इलाके में कई बार भाषण देते हुए कहा है कि हम यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जरूर लाएंगे, लेकिन हम उसमें आदिवासियों को उससे बाहर रखेंगे, आदिवासियों को उससे बाहर रखेंगे। लेकिन ये बात उन्हें वहां पर कहने की क्या जरूरत पड़ी? सवाल इस बात का, केवल इतना कह देने से आदिवासियों को आश्वस्त नहीं किया जा सकता। बहरहाल मैं इस चर्चा को, जो तथ्यात्मक चर्चा है, इसको दोनों सिरों पर खुला रखता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदिवासी मैं जो कह रहा हूं उसकी बात उसको उस तरीके से आचरण करेंगे, भाजपा जिस तरह चाहती है उस तरह आचरण करेंगे, या झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेता हेमंत सोरेन जिस तरह चाहते हैं उस तरह आचरण करेंगे। एक और बात मैं कहूंगा इस सवाल में, क्योंकि कल ही वहां वोट पड़े हैं और पिछली 2019 के मुकाबले थोड़े ज्यादा ही वोट पड़े हैं, अच्छा मतदान प्रतिशत रहा है, इसलिए इसमें थोड़ी चर्चा और समय की जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने, हेमंत सोरेन ने एक मैया योजना चलाई है। यहां मैया का मतलब मां से नहीं है, यहां मैया का मतलब जो परिवार की सबसे छोटी नन्ही मुन्नी बेटी होती है उसको प्रेम से ये मैया कहा जाता है। इस योजना का बहुत ज्यादा प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट के लिए जो घर की बड़ी बेटी होती है उसके नाम से एक योजना घोषित की है। अच्छा, तो ये भी प्रतियोगिता है वहां पर कि अपने अपने लाभार्थियों की प्रतियोगिता है। झारखंड मुक्ति मोर्चे के लाभार्थी कौन होंगे? आदिवासी किसके ऊपर विश्वास करते हैं? वो हेमंत सोरेन के ऊपर विश्वास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यही चीज आदिवासियों को किस तरह मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए, इसी चीज को महाराष्ट्र में वोट जिहाद, इसी पूरी रणनीति का वोट जिहाद में अनुवाद कर दिया गया है। भाई वोट जिहाद किरीट सोमैया ने कहा, उसको देवेंद्र फडणवीस ने दोहराया, और मालेगांव के संदर्भ में कहा, आपने ठीक ही कहा कि मालेगांव में तो बहुत मुसलमान आबादी है, भाजपा को तो वैसे ही वहां कम वोट मिलते हैं। अब जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक छापे दर छापे मार रही है, और पता नहीं उन छापों से बीच चुनाव के दौरान जब मतदान हो रहा है, चुनाव प्रचार हो रहा है, इन छापों के दौरान वो क्या साबित करना चाहते हैं। अगर ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण थी तो ये छापे 6 महीने पहले भी मारे जा सकते थे, ये छापे 1 साल पहले भी मारे जा सकते थे, जब आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था तब भी मारे जा सकते थे। क्योंकि महाराष्ट्र में इन लोगों की हालत काफी लोकसभा चुनाव में पतली हो गई थी, इसलिए इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं। देखिए, ये किसी भी चुनाव शास्त्री से आप बात कर लीजिए, वो आपको कहेगा कि जो भी आपको नीतिगत काम करना हो, आपको जो लाभार्थी योजना जारी करनी हो, कुछ भी करना हो, आपको कोई भी जनता को फायदा पहुंचाना हो, अगर आप 1 साल पहले या 1.5 साल पहले वो करते हैं तो आपको उसका वास्तव में लाभ मिलता है। ये बात सही है कि अगर आप जनता को कोई पैसा देते हैं, कोई नीतिगत योजना बनाते हैं, तो उसका नुकसान तो कभी नहीं होता है, लेकिन जितने फायदे की आप उम्मीद करते हैं, अगर ऐन मौके पर किया जाता है तो उसका लाभ नहीं मिलता है। चुनाव आयोग की मदद से महाराष्ट्र के चुनाव को पीछे खींचा गया, इतना पीछे खींचा गया कि अगर त्रिशंकु विधानसभा हो तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि 3 दिन का ही अंतर रह गया है जिस दिन विधानसभा घटित होगी। तो ये स्थिति बनी हुई है। बहुत ही ताज्जुब की बात है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से इन लोगों के हाथ का
खिलौना बन गया है। अब मैं इसको ताज्जुब की बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अभी भी लोकतंत्र में विश्वास है। मुझे अभी भी विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि भारत का चुनाव आयोग पहले की तरह निष्पक्ष होगा और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराएगा। उससे वो केवल विपक्ष के ऊपर ही आपत्तियां नहीं करेगा, बल्कि अगर प्रधानमंत्री लगातार बटेंगे तो कटेंगे ऐसा सांप्रदायिक नारा दे रहे हैं, अगर योगी जी रजाकार बटेंगे तो कटेंगे इस तरह के वहां पर भाषण दे रहे हैं, अगर महाराष्ट्र में वोट जिहाद की बात की जा रही है, तो सीधे सीधे नंगा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके ये लोग ये दोनों चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर भाई जीत जाते हैं तो ठीक है, ये भारतीय लोकतंत्र की बदकिस्मती होगी कि इस तरह के नारे के साथ चुनाव जीते। मैं ये मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते तो वो अपने गवर्नेंस के रिकॉर्ड और जनता में अपनी विश्वसनीयता के आधार पर चुनाव जीते। ना उसमें अभय कुमार दुबे को कोई दिक्कत होगी, संजय शर्मा को कोई दिक्कत होगी। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतना शुरू किया, एक जमाने में तो कांग्रेस ही जीतती थी, विपक्ष तो बहुत ज्यादा कदा ही जीतता था, वामपंथियों का ज्यादा जोर था। धीरे धीरे भाजपा ने पहले जनसंघ ने फिर भाजपा ने धीरे धीरे चुनाव जीतना शुरू किया। जगह जगह छोटी छोटी, दिल्ली में उनकी सरकार बनी और जगह उनकी सरकारें बनी। लोगों ने महसूस किया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड होता है वो अन्य गैर कांग्रेस पार्टियों के मुकाबले थोड़ा बेहतर होता है, इनका गवर्नेंस का। शुरू में भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद से ये जो कई राज्यों में सरकारें बनी, मध्य प्रदेश में अक्सर उनकी सरकार बनी, गुजरात में सरकार कई है, तो ये एक तरह से दिल्ली में पहली सरकार बनी, ये एक तरह से एक छवि बनी। इस छवि के पीछे प्रचार भी हो सकता है और आम लोगों का अनुभव भी हो सकता है। अच्छी गवर्नेंस का ये रिकॉर्ड जैसे ही नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए और उनको पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, अच्छी गवर्नेंस के इस रिकॉर्ड में क्षय होने लगा। आपको याद होगा यशवंत देशमुख ने, सी वोटर ने तमाम मुख्यमंत्रियों की एक रेटिंग की थी। वो रेटिंग एबीपी चैनल के ऊपर प्रसारित की गई थी, मैं भी उस चर्चा में शामिल था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की रेटिंग बहुत ही घटिया किस्म की थी। हर जगह इनको एक खराब, और यहां तक उनकी रेटिंग इतनी खराब थी कि वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भी नीचे खींच रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि जमीन पर भाजपा की सरकारों की गवर्नेंस की क्वालिटी का क्षय हुआ है। जो भाजपा के पॉजिटिव पॉइंट्स थे, जो उसके सकारात्मक पहलू थे, मोदी जी के नेतृत्व में जो राज्य सरकारें बनी, उन राज्य सरकारों में वो भी क्षय हुआ है उसका। और पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बनी, राज्य सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी बनी। अब भाई जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है वो क्या केवल केंद्र के खिलाफ, वो तो डबल इंजन की सरकार थी। जब आप डबल इंजन का नारा देंगे तो दोनों इंजनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनेगी। सही बात, सही बात। दोनों इंजन ही पटरी से उतरे हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग चुनाव लड़ते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, किस किस तरह के भाषण देते हैं, मैं तो हैरत में पड़ जाता हूं। इनका कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, इनको कोई डांटने के लिए तैयार नहीं है, इनको कोई नसीहत देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मन में आया कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये स्थिति है। और आज मैं प्रधानमंत्री के मुंबई में भाषण मैंने सुना, अब मुंबई में था, मैंने वो रैली भी देखी। फुल पेज के विज्ञापन, लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन आज अखबारों में, मुंबई के अखबारों में छपे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। प्रधानमंत्री जी ने लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया, उसमें जिक्र था कि 370 हमने हटाई, कांग्रेस 370 के पक्ष में है, कश्मीर में ये हुआ, कश्मीर में हुआ। मणिपुर में आज 5 जिलों में वो कानून आपसा का लागू कर दिया गया। मणिपुर की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री, ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री है, ऐसे विश्व गुरु हैं जो मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मणिपुर इतना उबल रहा है, 1.5-2 साल होने को आ गए, मणिपुर का मां नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। तो क्या कश्मीर एक अलग राज्य देश है और मणिपुर क्या अलग देश है? वो मणिपुर चीन में है और कश्मीर क्या भारत में है? मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी को मणिपुर की चिंता नहीं हो रही, मणिपुर उबल रहा है, अभी तक शांत नहीं हो रहा। क्या शर्म नहीं आती होगी कि किसी देश के प्रधानमंत्री को कि एक अगर हाथ का, शरीर का एक हिस्सा कट जाए तो उसमें दर्द होता है, ऑपरेशन चाहिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री को मणिपुर से कोई फर्क नहीं पड़ा। मणिपुर लगातार हिंसा में झुलसता जा रहा है। संजय जी, मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जो बात मैं कहूं वो उस पे एक परिप्रेक्ष्य है। उसके अंदर मेरा ये मानना है कि मणिपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे ताजा प्रयोगशाला है। जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना के मुताबिक हो रहा है। नरेंद्र मोदी वहां नहीं जा रहे हैं तो उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पक्के निर्देश हैं कि आपको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वहां पर कुकियों के खिलाफ मैतेइयों का उग्र राष्ट्रवाद, भाई देखिए वहां के इतना भयंकर मणिपुर में हो रहा है, फिर भी वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ में केंद्र सरकार पूरी तरीके से खड़ी हुई है। अमित शाह ने संसद में कहा है कि वहां जितने भी मुख्य सचिव, वहां के पुलिस प्रमुख जो भी हैं, वो सारे के सारे केंद्र ने विशेष रूप से मणिपुर भेजे हैं। मणिपुर केंद्र सरकार और बीरेंद्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों के स्पष्ट और खुले नेतृत्व में मणिपुर के अंदर एक प्रयोग हो रहा है कि हम किसी भी कीमत पर जो अल्पसंख्यक धर्मों को मानने वाले, ईसाई धर्मों को मानने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं, हम उनको किसी भी कीमत पर अपना सिर नहीं उठाने देंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी हिंसा उनके खिलाफ ना करनी पड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानता है कि कांग्रेस ने उत्तर पूर्व में जो कुछ किया है उससे हिंदुओं को नुकसान हुआ है। हिंदू सुप्रीमेसी यानी हिंदू श्रेष्ठता या हिंदू वर्चस्व है, उसको नुकसान हुआ है। इस नुकसान को हमेशा हमेशा के लिए इसकी भरपाई करने के लिए जरूरी है कि मणिपुर में एक बार ये साबित कर दिया जाए कि गैर हिंदुओं को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। इसीलिए वहां पर सरकार मैतेइयों को एक तरह से उनकी सशस्त्र कार्रवाइयां वगैरह हो रही हैं, उसकी सरकार कोई परवाह करने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित और निर्देशित एक प्रयोगशाला है। कोई भी कुछ भी कहता रहे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां जो हो रहा है वही होता रहेगा। बड़ा खतरनाक नहीं है देश के किसी दूसरे इलाके से इसकी तुलना मत कीजिए, क्योंकि वहां जो हो रहा है वो सब ये साबित करने के लिए हो रहा है कि एक बार जो होना है वो हो जाए। ये हम साबित कर रहे हैं कि जो गैर हिंदू समूह हैं, उन समूहों की कोई बात नहीं मानी जाएगी, उनको हिंदुओं के अंगूठे के तले रहना पड़ेगा। बहुत खतरनाक बात नहीं है। मणिपुर की जो पिछली गवर्नर थी अनसुईया जी, मेरी उनसे बात होती रहती थी, उनका फोन आया, वो 4PM की बड़ी प्रशंसक थी, तो उस दौरान भी मैंने उनसे पूछा, तो अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने बहुत कुछ कहा। मेरे चूंकि अनौपचारिक बातचीत थी, मेरा यहाँ मंच पे कहना ठीक नहीं है, लेकिन उसका भाव ये था कि उनके हाथ बांध रखे थे, वो बहुत कुछ करना चाहती, तो ये नतीजा है कि उनको हटा दिया गया वहां से, क्योंकि वो साहेब की मन मुताबिक काम नहीं कर पा रही थी। अब स्थिति है कि वहां गवर्नर के घर पे तक हमला हो जा रहा है, तो ये इस देश के लिए खतरनाक बात नहीं है। एक राज अगर 1.5-2 भाई साल मणिपुर में तो गृह युद्ध चल रहा है, इस बात से कौन कह सकता है मणिपुर में गृह युद्ध नहीं हो रहा है? मणिपुर में स्पष्ट रूप से एक हिंसक गृह युद्ध चल रहा है। जो हमारा मीडिया है, जो टीवी पे जरा सी बातों के ऊपर कितनी लंबी लंबी बहसें चलाता है, इस सवाल के ऊपर बिल्कुल मौन है। या तो उस लेवल की घटना हो कि स्त्रियों को नंगा करके घुमाया जाए और लोगों के सामने उनके गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ की जाए, उसके वीडियो प्रचारित हो, या तो उस स्तर की कोई घटना हो जाए तो मणिपुर में चर्चा होगी। वरना मणिपुर की जो एथनिक यानी जातीयतावादी हिंसा है, वो वहां का, इसको एक नया शब्द आ गया ना, न्यू नॉर्मल, वो वहां का न्यू नॉर्मल है। वहां का ये स्थिति है, बहुत ही दुखद और है। हम लोग कुछ भी कहते हैं, मान ली सारा मीडिया भी कहता है, लेकिन ये नहीं रुकेगा। जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता में रहेगा बजरिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, तब तक ये नहीं रुकेगा। बड़ा दुखद है। उधर उत्तर प्रदेश में वो जो एक कहानी है 100 जूते और 100 प्याज वाली, वो दोहराई गई। प्रयागराज में जब छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया, लगातार 4 दिन तक बेचारे उन पर लाठियां बरसाई गई, पानी के बौछारें की गई। जब लगा नहीं मानेंगे और अखिलेश यादव पहुंच गए, उन्होंने समर्थन एक तरह का, समाजवादी पार्टी ने पूरा नौजवानों के साथ खड़ी हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी से लेकर डिप्टी सीएम से लेकर दिल्ली तक सबकी हवा खराब हो गई कि ये तो बड़ा गलत संदेश आ रहा है। पूरे नौजवानों में, छात्रों में, देश भर में संदेश आ रहा है। और मांग भी कितनी है उनकी? मांगे भैया एक ही दिन में सारी परीक्षा करा लो, 3 दिन तक परीक्षा चला रहे हो। और उत्तर प्रदेश में तो कई विश्वविद्यालयों में, आप भी पढ़ाते हैं अभय जी, कई विश्वविद्यालयों में हमने देखा है जो भर्तियां हुई, इसमें खास जाति के लोग भर दिए गए। तो नौजवान ने कहा ये 3 दिन का जो अभियान चला रहे हैं, इसमें खालबिल करेंगे आप, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। और वो यूपी लोक सेवा आयोग कह रहा है कि हम नहीं करा सकते साहब, बड़ी मजबूरी, इतनी बड़ी परीक्षा है। देश में चुनाव एक दिन कराने की बात कर रहे हैं कि एक वन नेशन वन इलेक्शन, वन एग्जाम वन डे, ये नहीं करा पा रही। लेकिन जब देखा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कूद गई, तो अंततः फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन छात्रों ने देख लिया कि हम पे लाठियां डाली गई, हम पे मार की गई,
और भले वो बात मान ली गई है, लेकिन जो 4 दिन तक दर्द झेला उन्होंने, तो उसको वो भूल पाएंगे क्या? ये माफ कर देंगे सरकार को? अभी कल भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, एक टीवी पत्रकार उनसे माइक सामने लाके उनसे पूछ रहा था कि जो इलाहाबाद में हो रहा है वो क्या। तो भूपेंद्र चौधरी साफ तौर पर आरोप लगा रहे थे कि ये विपक्ष भड़का रहा है छात्रों को, और सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जल्दी इसका हल निकालेगी। देखिए, ये इस तरह की सरकार है जो छोटा मोटा आंदोलन चलाने पर नहीं मानती है, कभी कभी बड़ा आंदोलन चलाने पर भी नहीं मानती है। जब उसको लगता है कि स्पष्ट रूप से भयानक राजनीतिक नुकसान होने वाला है, तब ये मानती है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, जब पूना में जो फिल्म इंस्टीट्यूट है, फिल्म इंस्टीट्यूट में जब उन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर का रोल भूमिका की थी, उनको जब नियुक्त किया गया तो छात्रों ने उनके खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त लंबा आंदोलन किया। उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। अरुण जेटली ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली मिलने के लिए बुलाया। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आया, अरुण जेटली से बात हुई कमरे। अरुण जेटली ने कहा, देखिए हमने गलती कर दी, हम ये मानते हैं, लेकिन आप इसको सुधारेंगे नहीं, हम गलती, ये स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने। तो ये इस प्रकार की सरकार है। तो ये वहां देखा होगा कि भाई ये जो लड़के हैं, ये अगर नाराज रहे तो उनके परिवार भी नाराज हो जाएंगे। अभी उपचुनाव में वोट भी पड़ने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। बिल्कुल इस राजनीति, अगर अभी उपचुनाव वाली स्थिति नहीं होती तो हो सकता है ये लोग छात्रों की बात नहीं मानते। बिल्कुल ठीक बात है। और ये बड़ी खतरनाक स्थिति नहीं है कि आप छात्रों से, नौजवानों से पंगा ले रहे हो? मतलब इतने अहंकार में आ गए। पिछड़ी जाति, दलित जाति है, उनसे तो आप पंगा ले ही रहते हो, उनको यूनाइट हुई तो आप इस पे आ गए कि बटोगे तो कटोगे, इस पे आ गए। अब आप इनमें देखिए, योगी जी में, मोदी जी में, अमित शाह में, इन सब और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक चीज पे बहुत जबरदस्त विश्वास है। इनका मानना यह है कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा सकता है, इसलिए मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए तरह तरह की फिक्रेबाजी और तरह तरह की बातें नई नई निकालते रहते हैं। वो मानते हैं कि हम इतने बार इस बात को कहेंगे, हम चारों तरफ से एक कोलाहल मचा देंगे इस बात का, मीडिया के जरिए भी, वहां भी इसी तरह की बहसें करवाई जाएंगी, अखबारों में भी ये सब लेख होगा, हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर नेता तक सब लोग बार बार इस बात को कहेंगे। अंततः हिंदुओं में कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा होगी, और उसका प्रतिक्रिया मूलक जो गोलबंदी होगी, उसका लाभ हमें वोटों के स्तर पर होगा। हम माहौल बना देंगे इस तरह। इस रणनीति के ऊपर इन लोगों का जबरदस्त विश्वास है। तो जब भी ये लोग थोड़े बहुत भी संकट में होते हैं, इस रणनीति को जम के इस्तेमाल करते हैं। हिटलर भी यही करता था ना कि झूठ बोलो। उसका एक तो उसका वही सलाहकार ही था ना, वो कहते थे झूठ बोलो, एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो गोबल्स में कहना लगा कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो सच में बदल जाता है। तो ये लोग इसी थ्योरी को मानते हैं। प्रचार मंत्री था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबल्स, हिटलर। प्रोपोगंडा मिनिस्टर, बाकायदा प्रोपोगंडा। अच्छा, लेकिन इस सरकार के लिए बढ़िया है, इस सरकार कोई प्रोपोगंडा मिनिस्टर रखने की जरूरत नहीं है। ये गोदी मीडिया जो है ना, वो प्रोपोगंडा मिनिस्टर की तरह काम करती है इनकी सरकार पे। इस सरकार के सभी मंत्री प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ही हैं। अब मैंने कल आपसे पूछा था कि क्या योगी जी कभी वहां सचिवालय में बैठकर शासन प्रशासन का कामकाज देखते हैं, तो आपने क्या बताया था? आपने यही तो बताया था कि भाई ये तो काम कर, सुना ही नहीं गया कभी ये काम करते हैं। उनका काम प्रोपेगेंडा करना है, जगह जगह घूम के भाषण देना है बस। मुख्यमंत्री भी प्रोपेगेंडा, सारे लोग प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं ये लोग। सही बात है। एक आखिरी सवाल, नीतीश बाबू को पता नहीं क्या हो जाता है, बार बार प्रधानमंत्री के चरणों में लौटने लगते हैं, वो तस्वीरें बड़ी वायरल होती है। फिर वो कभी मैसेज आता है कि नीतीश बाबू पलटी मारने वाले हैं। नीतीश ने ये देख लिया है, नीतीश ने देख लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका तालमेल ठीक ठाक बना रहा तो अभी देखिए लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ा फायदा हो गया। तो एक तरह से वो, जब तक नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सारी बातें भी मान लेते हैं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जब सीटों के तालमेल के लिए सौदेबाजी होती है, तो उसमें जो भाजपा की बिहार इकाई है वो बहुत नाराज होती है कि भाई इनकी बात क्यों मानी जा रही है। अमित शाह भी शायद इससे बहुत नहीं खुश होते, लेकिन नरेंद्र मोदी विशेष रूप से नीतीश की सारी बातें मान लेते हैं। नीतीश जितनी सीटें चाहते हैं उतनी सीटें मिल जाती हैं, सब कुछ नीतीश की मर्जी के मुताबिक होता है, ये देखा गया है। तो ये इसलिए नरेंद्र मोदी और नीतीश के बीच का जो तालमेल है, इनके बीच की जो ट्यूनिंग है, वो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अब उस ट्यूनिंग में खुद नरेंद्र मोदी जी उनकी तारीफ करें, वो मोदी जी के घुटने छुए या कुछ करें, ये सब चलता रहता है, ये सब उसी की अभिव्यक्ति है। बड़ी बात है।
बहुत बहुत जी। शुक्रिया अभय जी, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और आपने सुना पूरी बातचीत। मुझको यकीन है ये बातचीत पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया। थैंक यू।